हेलो बच्चों, आज हम प्रवास के अंतर्गत देखेंगे। पहले ही वीडियो में हमने पढ़ा है उसका प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रवास की में स्थानिक भिन्नता, उसके कारण और परिणाम का अध्ययन करेंगे। देखते हैं हम प्रवास में स्थानिक भिन्नता। ठीक है, भारत की अनेक जनगणना रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि बहुत ही कम व्यक्ति अपने जन्म स्थान से अन्यत्र रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग अपने जन्म स्थान पे ही निवास कर रहे हैं। मोटे तौर पर 90% व्यक्ति अपने जन्म स्थान में ही निवास करते हैं। सन 1901 में 9.27% व्यक्तियों की गणना उनके जन्म स्थान से दूर हुई थी। उसके बाद 1911 में यह प्रतिशत गिरकर 8.7% हो गया और वही 1921 में पुनः बढ़कर 9.8% हो गया। उसके बाद 1991 में भी संपूर्ण जनसंख्या का केवल 5.5% ही अपने जन्म स्थान से दूर रहता था। उसके बाद सन 1961 और सन 1971 से यह प्रतिशत केवल 3.3 और 3.5 था। ठीक है, 1961 और 71 के बीच जिन राज्यों में प्रवासियों का अधिक्य रहा वे क्रमशः इस प्रकार थे: उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा। जिन राज्यों में अप्रवास हुआ वे ये थे: महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, असम, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात आदि। ठीक है, महाराष्ट्र अन्य भारतीय राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रवासियों को आकर्षित करता है। यहाँ 33 लाख अप्रवासी हैं। ठीक है, इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा राज्य हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ से काफ़ी जनसंख्या से लोग उत्प्रवास करते हैं, अर्थात अन्य राज्यों में जाकर बसते हैं। यह संख्या उत्तर प्रदेश में 26 लाख तथा बिहार में 17 लाख है। नगरों में मुंबई में सर्वाधिक प्रवासी हैं, तत्पश्चात दिल्ली का स्थान है। ठीक है, प्रवासन का प्रतिशत कम होने के कारण भारतीयों का अपने जन्म स्थान से मोह, जाति प्रथा, भाषाओं की विभिन्नता, शिक्षा का अभाव माना गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रवास की जो सबसे बड़ी आर्थिक बाधा तो यह है कि भारतीय मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को स्वामित्व व उसमें रुचि होने पर अन्यत्र जीविकोपार्जन की जोखिम के भय से लोग इस साधन को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, ये सारणी देख के हम इस जो सारणी बना है वो 2001 के अनुसार बना है जनगणना। ठीक है, जिसमें कुल अप्रवासी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास टोटल। ठीक है, आप बुक से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखते हैं हम फिर प्रवास के कारण। ठीक है, प्रवास के कारण निम्नलिखित है। पहला है आजीविका, ठीक है, शिक्षा, तीसरा विवाह, चौथा सुरक्षा की कमी, पांचवा सामाजिक सांस्कृतिक कारण, छठवां भौतिक कारण और आर्थिक कारण। ठीक है, इन सभी दृष्टियों से प्रवास मुख्य रूप से होता है, जिसमें हम पहला देखते हैं। प्रवास कई कारणों से होता है और आज के औद्योगिक एवं आधुनिक युग में नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने प्रवास को बड़ी मात्रा में प्रभावित किया है। ठीक है, देखते हैं आजीविका में हम ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, जिसमें एक निश्चित संख्या को ही आजीविका मिल सकती है। कुछ लोग लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग से भी अपनी आजीविका चलाते हैं, परंतु फिर भी ग्रामीण जनसंख्या में बहुत बड़े भाग को गांवों में आजीविका उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, इसके विपरीत क्या करते हैं, नगरों में उद्योग, परिवहन, व्यापार तथा अन्य कई आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होता है। इस प्रकार जो नगर के लोग हैं, इस प्रकार नगर ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक चुंबक का काम करते हैं। ठीक है, नगर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम शिक्षा ग्रामीण इलाकों में शिक्षा विशेषता उच्च शिक्षा का अभाव रहता है। ठीक है, प्राइमरी और मिडिल तक तो मिल जाता है, जैसे उच्च शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव देखने को मिलता था। शिक्षा के लिए इच्छुक जो व्यक्ति है शहरों में आकर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, शिक्षा पूरी करने के पश्चात फिर वे लोग प्रायः शहरों में रहने लगते हैं, क्योंकि शहरों में शिक्षित लोगों के लिए रोजगार या अन्य जो सुख सुविधा है वो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां से अधिक रूप में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम तीसरा विवाह। ठीक है, विवाह प्रवास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। प्रत्येक लड़की को विवाह के बाद ससुराल जाकर रहना होता है। इस प्रकार पूरी स्त्री जनसंख्या को प्रवास यहाँ पे करना पड़ता है।
ठीक है, यह प्रवास कम या अधिक दूरी का भी होता है। उसके बाद देखते हैं हम सुरक्षा की कमी। सुरक्षा की कमी के कारण भी प्रवास होता है। ठीक है, राजनीतिक तथा जातीय दंगों के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। देश की कुछ इलाकों में गड़बड़ी के कारण कुछ पिछले वर्षों में बहुत से लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा देखते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ठीक, धार्मिक कारणों से भी बड़ी संख्या में प्रवास होता है। ठीक है, सन 1947 में भारत विभाजन के समय उत्पन्न स्थिति के कारण बड़ी संख्या में हिंदू भारत आए तथा मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। धार्मिक उत्सवों पर बड़ी संख्या में इसमें प्रवास होता है। उसके बाद देखेंगे हम भौतिक कारण। भौतिक कारण कैसे प्रवास के कारण होंगे? भौतिक कारणों के अंतर्गत क्या? जलवायु संबंधी परिवर्तन, ठीक है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसा सब जो घटना होता है, मिट्टी के उपजाऊ पर ना होना, समुद्र तटों का जो निमज्जन होता है वो सम्मिलित होता है और मतलब इसमें किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, अधिक गर्मी उससे बचने के लिए लोग दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवास करते हैं तथा ग्रीष्मकाल समाप्त होते ही पुनः अपने स्थानों पर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे जो कारण है उसको हम भौतिक कारण, इसके कारण भी प्रवास होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम सातवां और आखिरी है आर्थिक कारण। आर्थिक दृष्टि से कैसे? आर्थिक कारणों में रोजगार और कृषि उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। लोग क्या करते हैं, आजीविका के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि कृषि से एक निश्चित जनसंख्या को ही आजीविका मिल सकता है। ठीक है, व्यापारी व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। ठीक है, यही क्या होगा, आर्थिक कारणों के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम प्रवास के परिणाम। प्रवास के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, परिणाम या प्रभाव भी बोल सकते हैं उसको। तो आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव। आर्थिक प्रभाव प्राय देखा जाता है कि प्रवास बेहतर सुविधाओं के लिए होता है, किंतु इसमें अनेक ऐसे परिणाम होते हैं जिनके अच्छे या बुरे दोनों रूपों में देखा जाता है। उसी में है आर्थिक प्रभाव। ठीक है, थॉमस के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वाले प्रायः वरिष्ठ और नौजवान ही होते हैं, जबकि बाल, वृद्ध तथा दुर्लभ जो हैं आदि पीछे ही रह जाते हैं। नौजवान लोग जिस देश में पहुंचते हैं उसे शक्तिशाली बनाकर उसका आर्थिक विकास करते हैं, जबकि बूढ़े, बच्चे, दुर्बल लोगों की कार्यक्षमता कम होने के कारण अपने देश का जो आर्थिक विकास है वो पिछड़ जाता है। मतलब ऐसा थॉमस के अनुसार है। ठीक है, प्रवास से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सन 2002 में भारत ने प्रवासियों से 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए थे। ठीक है, इसमें आर्थिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसमें देखते हैं उसके बाद सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ा प्रवास के कारण। जो प्रवासियों द्वारा सामाजिक रूप से अनेक परिवर्तन किए जाते हैं। यहाँ आवासी बहुसंख्यक तथा शक्तिशाली होते हैं, किंतु देशवासी कम और शक्तिहीन हो तो उस देश की संस्कृति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और वहाँ प्रवासियों की संस्कृति अपना आधिपत्य जमा कर लेती है। भारत पर अंग्रेज सभ्यता की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इसके विपरीत यदि अप्रवासी लोग ऐसे देशों में पहुंच जाते हैं जहाँ के निवासी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें हटाया ही नहीं जा सकता, तो नए लोग आने वाले संस्कृति में ही देशवासी मिल जाते हैं। ठीक है, उदाहरणतः भारतीयों ने सभी विदेशी संस्कृतियों को अपने में समाविष्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम जननांगीय प्रभाव। ठीक है, प्रवास से जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ से लोग प्रवास करके आते हैं वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है। ठीक है, जबकि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। इसमें जनांगीय संगठन का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रवास में ग्रामीण क्षेत्रों से युवा, कुशल एवं दक्ष लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं और प्रवास से आयु एवं लिंग संरचना में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऐसा उदाहरण हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? उत्तराखंड राज्य में, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पूर्वी महाराष्ट्र राज्यों में मिलता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि बहुत से लोग प्रवास करते हैं। ठीक, उसके बाद हम आखिरी देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव। ये प्रवास के पर्यावरणीय प्रभाव बहुत गंभीर होते हैं। प्रायः प्रवास नगरीय क्षेत्रों की ओर होता है, जिससे यहाँ आवास की समस्या विकराल रूप लेती है। ठीक है, परिणामतः गंदी बस्तियों का जन्म होता है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग गंदगी को बढ़ाते हैं, जिससे पर्यावरणीय क्षति होती है। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी है। ठीक है, अधिक प्रवास का गांव से नगर की ओर ही मतलब
होता है। ठीक है, प्रवास की दो धाराएं हैं, अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, अंतर्देशीय प्रवास के अंतर्गत अंतर्राज्यीय प्रवास तथा अंतर्राज्यीय प्रवास आता है। इसके अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान हुई है, मैं बताई हूँ पहले, उसका वो कर रही रिवाइज कर रही हूँ। ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, ग्रामीण से नगरी की ओर, नगर से नगर की ओर, नगर से ग्रामीण की ओर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, प्रवास जो अध्याय है, प्रवास के अंतर्गत उसका प्रकार देखे हम ना, कारण और परिणाम, ये जो अध्याय है वो समाप्त हुआ।